वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माइनिंग सपोर्ट। इस सेशन में गेस्ट टेस्टिंग स्पेशल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं या तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसे कंटिन्यू वॉच करें। पहला क्वेश्चन है फ्लेम सेफ्टी लैम्प का प्रिंसिपल। ओके, तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो है हमारा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इसके बारे में यदि चर्चा हो तो यहाँ पे कहा जा सकता है इसका आंसर कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प लैग ऑन इग्निशन पर बेस्ड जाली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सिंपली आपको इतना सारा जो भी वर्ड हम बोले हैं इसी शब्दों को रिपीट करना है। तो तेल सेफ्टी लैम्प लैग ऑन इग्निशन पर बेस्ड जाली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मतलब लॉ को घेरने वाली एक जाली होती है। अब यहाँ जाली ही क्यों? क्योंकि जाली में हमारा लार्जर सरफेस एरिया होता है। उससे होते हुए यदि हमारा जो भी गैसेस निकलती है, रिलीज होती है। ठीक है, मतलब कि जाली से निकलने वाली गैसें जो है तो उसका हमारा इग्निशन टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो हमारा बाहर की मौजूद गैसेस में आग लगाने के लिए आग नहीं लगा सकती है। ठीक है, मतलब इतना कैपेबल नहीं होती कि बाहर के आउटर एटमॉस्फेयर में हमारा फायर कॉज करे। ठीक है, और इस तरह से लपट हमारा बाहर निकलने से रोकती है। ये क्रमशः हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, मतलब तीन वो प्रिंसिपल है। कंडक्शन, ठीक है, तो जाली पूछा जाए कि जाली कितने तरीकों से ठंडा होता है, तो कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और थर्ड वन इज रेडिएशन। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर और एक रह सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन GL5, GL7, GL60 एंड GL50। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है और ये काफ़ी मतलब जानकारी लायक है। तो GL5 हमारा चूंकि अभी के समय में बंद है इस्तेमाल, और ये इंडियन स्टैंडर्ड्स में बना हुआ नहीं था। इसमें जो भी यूज़ हो रहा था फ्यूल, तो हमारा फ्यूल यूज़ GL5 के बारे में यदि हम बात करा जाए, GL5 के बारे में, तो इसमें जो फ्यूल यूज़ होता था, ठीक है, तो वो फ्यूल हमारा जो होता था कि किरोसिन ऑयल होता था। ठीक है, किरोसिन ऑयल यूज़ होता था। तो किरोसिन ऑयल के यूज़ को हम लोग अभी के समय में मतलब काफ़ी ज़्यादा माइंस के लिए खतरा माना जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि इसमें फ्लैट वीक होता था। ठीक है, फ्लैट वीक होता था। ठीक है, और तीसरा GL5 में हमारा इंटरनल रिलाइटर जो है मतलब कि स्वतः उसको जलाने के लिए इंटरनल रिलाइटर होता है। तो इंटरनल रिलाइटर जो है कि GL5 में नहीं था। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका खासियत मतलब कि कमी था। और ये जो है कि इंटरनल रिलाइटर, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और एक पॉइंट जो कि इसके कमी को बताता है कि ये मिड फीड लैम्प था। ठीक है, मिड फीड जो है लैम्प था, ये मिड फीड था। अभी के समय में जो है हमारा GL50 या तो GL60 जो होता है, GL60 का अभी प्रयोग अभी बंद है। GL50 जो है कि ये टॉप फीड होते हैं। ठीक है, तो ये मिड फीड होने की वजह से भी इसका उपयोग बंद हुआ। GL GL5 हो गया। GL7 के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो GL7 के बारे में बताया जाता है कि टॉप फीड लैम्प था, रिलाइटिंग टाइप था, मतलब कि इसमें इंटरनल रिलाइटर लगा हुआ था, गैस गैस रीडिंग स्केल था। ठीक है, सेल्फ लाइफ कोई भी GL6 GL7 का सेल्फ लाइफ यदि बोला जाए, सेल्फ लाइफ 6 ईयर्स, मतलब कि जब से मैन्युफैक्चर हुआ है उस मैन्युफैक्चरिंग टाइम से लेकर के 6 साल तक इसको हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो GL7 में इसमें क्या था, टॉप फीड था, रिलाइटिंग टाइप था, गैस रीडिंग स्केल लगा हुआ था, सेल्फ लाइफ इसका 6 ईयर था। ठीक है, इसके बाद जब चर्चा करेंगे तो GL60 का, तो GL60 में हम लोग पाते हैं क्या कि ये टॉप और बॉटम फीड दोनों था। ठीक है, मतलब GL60 जो है टॉप एज वेल एज बॉटम फीड था, रिलाइटिंग टाइप था, मूविंग फिलामेंट होने की वजह से इसमें थोड़ा सा मतलब कि गैस का रीडिंग लेने में थोड़ा सा परेशानी होता था, और इस तरह से इसका भी मैन्युफैक्चरिंग बंद है। अभी वर्तमान समय में GL50 के बारे में प्रयोग ज़्यादा है, और GL50 पे हम लोग देखते हैं क्या
GL50 नॉन रिलाइटिंग टाइप होता है, मतलब कि ये नॉन रिलाइटिंग टाइप है। GL7 और GL50 में यही अंतर है कि GL7 हमारा रिलाइटिंग टाइप है और GL50 जो है नॉन रिलाइटिंग टाइप है, ठीक है। इसमें स्केल नहीं लगा होता है। इसका सेल्फ लाइफ इसका भी 6 ईयर ही होता है, 6 ईयर होता है, ठीक है। इस तरह से फुल डिस्क्रिप्शन इसका भी जहाँ तक पॉसिबल हुआ हम बताएं और बताने का कोशिश किए। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे तो हम हार्वर्ड डिफ्लेक्टर रिंग पे आते हैं। हार्वर्ड डिफ्लेक्टर रिंग क्या था? हार्वर्ड के द्वारा 1889 में, मतलब कि बिजली की तारों से, मतलब गैसों से निकलने वाली बाहर हवा को, मतलब कि ये डिफ्लेक्टर रिंग दिए थे, ठीक है। मतलब जली गैस जो है कि मतलब आने वाली गैसों से मिलकर बाहर ना निकल जाए, इसके लिए क्या किया ना उन्होंने, डिफ्लेक्टर रिंग प्रोवाइड किया, मतलब फ्लेम सेफ्टी लैंप में, और जली गैसों को अलग से बाहर निकालने की व्यवस्था किया, ठीक है। ताकि अंदर आने वाली हवा जो है कि अंदर आने वाली हवा, मतलब इनटेक एयर जो था वो मिक्स नहीं हो जाए, ठीक है। इनटेक एयर और रिटर्न एयर को, इनटेक एयर और रिटर्न एयर को मिक्स होने से बचाया, ठीक है। मिक्स होने से बचाने के लिए उन्होंने डिफ्लेक्टर रिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। डिफ्लेक्टर रिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। हाउ मेनी गैसेस कैन बी चेक्ड बाय मल्टी गैस डिटेक्टर? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कि मल्टी गैस डिटेक्टर से हम लोग कितने गैसों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर, और इसमें अलग अलग गैसें जो भी हमारा जांच किया जा सकता है, वो उसमें से हमारा CO2, NO2, SO2, देन आफ्टर H2S, जिसको हम लोग स्टिंग डैम्प पहुंचा गैस कहते हैं, ठीक है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड खूनी गैस, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझे आग बुझाऊ गैस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा 5 गैसों के जांच के लिए उपयुक्त माना जाता है ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लैक डैम्प ऑन इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप? तो फ्लेम सेफ्टी लैंप के इल्यूमिनेशन लेवल पर क्या ब्लैक डैम्प का प्रभाव होता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही हमारा ब्लैक डैम्प की मौजूदगी रहेगी, तो प्रति 5%, मतलब 5% यदि हमारा ब्लैक डैम्प मौजूद है, तो उस केस में ऑक्सीजन हमारा 1% जो है कि डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, और साथ ही साथ इसका इल्यूमिनेशन लेवल 30% घट जाएगा, ठीक है। 30% डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हमारा मौजूदा एयर में 10% हमारा यदि ब्लैक डैम्प है, ब्लैक डैम्प की मात्रा यदि हमारा 10% है, तो यहाँ पे एक सवाल रहता है कि ब्लैक डैम्प यदि 10% आपको दिया जाए, तो उस केस में फ्लेम सेफ्टी लैंप जलता रहेगा कि बुझ जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक डैम्प जहाँ पे हमारा 10% है, तो हम जानते हैं कि हवा का नॉर्मल वॉल्यूम का 1/5 हमारा ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो घटेगा, 2% डिक्रीज होगा। और हम जानते हैं कि 17% ऑक्सीजन होने पर हमारा फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारा वॉल्यूम अप्रॉक्स 21% होता है। 21 - 2 दैट इज 19% ऑक्सीजन रहेगा, और 19% ऑक्सीजन में हमारा जो है कि फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझेगा नहीं, ठीक है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं, बाय हाउ मच बैटरी वोल्टेज रिड्यूस्ड दैन इंटरनल रिलाइटर कांट बी यूज्ड? तो इंटरनल रिलाइटर जो कि हमारा मतलब स्वतः फ्लेम सेफ्टी लैम्प को जलाने के लिए उचित व्यवस्था किया जाता है, जो कि हमारा इंटरनल रिलाइटर हमारा GL7 में होता है, ठीक है। और GL60 में, मतलब कि GL7 यहाँ पे बात बताया जाए तो GL7 आप लोग नोट करते जाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिट है। GL7 और GL60 में हमारा इंटरनल रिलाइटर लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बात बताया जाएगा कि इंटरनल रिलाइटर में बैटरी वोल्टेज जो है कि हमारा
दो सेल लगा होता है, तो दोनों सेल का वैल्यू होता है 1.5 वोल्ट ईच, तो मतलब टोटल 3 वोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन यदि ये बैटरी वोल्टेज 2.3 से कम होता है या फिर 2.3 हो जाए, तो उस केस में हमारा यूज इसका बंद किया जाएगा, ठीक है। मतलब 2.3 में इसका यूज़ बंद किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से उसको रिलाइट करने में कैपेबल नहीं होता है, दिक्कतें आती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बताया जा रहा है कि अ स्टेट वेरियस नेम्स ऑफ गैसेस फाउंड इन अंडरग्राउंड एंड डिक्टेट्स देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी आल्सो। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस डिस्कशन का सोल जिसको बोला जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बताया जा रहा है कि कितने टाइप का गैसेस हैं और उनके स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ के बारे में चर्चा करते हुए उसको डिस्क्रिप्शंस लाएं। तो पहले हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बढ़ते क्रम में हम लोग इसको सजाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है हमारा नाइट्रोजन स्पेसिफिक ग्रेविटी के अनुसार, फिर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि यहाँ पे एक बातें बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होता है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, देन आफ्टर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक डैम का स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग सेम यहाँ पे बताया गया है बुक में, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्लैक डैम का अधिक हो सकता है, माइन्यूट। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रस फ्यूम्स इसके बाद आता है, नाइट्रस फ्यूम्स, एंड देन आफ्टर सबसे हैवीएस्ट मतलब भारी गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इतने सारे गैसें हैं, आपको आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको बेसिक जानकारी रखना है तो। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का जो बताया जाएगा, तो हाइड्रोजन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.069 था। हाइड्रोजन के बाद हम लोग बात फ्लो चार्ट में बताएं कि नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का 0.97 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद CO का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 होता है। देन आफ्टर CO के बाद हमारा H2S की बारी आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको स्टिंग डैम के नाम से जानते हैं, 1.18 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और साथ ही साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1.5 होता है, और ब्लैक डैम का भी 1.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें और नाइट्रस फ्यूम बचा रह गया, नाइट्रस फ्यूम्स जिसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.59, ठीक है। और लास्टली सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हैवीएस्ट गैस माना जाता है, सबसे भारी गैस, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि विच वन इज हैवीएस्ट एंड विच वन इज लाइटेस्ट गैस फाउंड इन माइन। तो हमारा सबसे बड़ी बात है कि हैवीएस्ट में हमारा हाइड्रोजन होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.069 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी हाइड्रोजन जो हमारा होता है लाइटेस्ट, ठीक है, लाइटेस्ट गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड हैवीएस्ट गैस होता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 होता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। स्टेट वेरियस गैसेस एज पर देयर टॉक्सिसिटी, पॉइजनस बिहेवियर एंड नॉन हार्मफुल इफेक्ट। तो ये क्वेश्चंस भी आपको पूछने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी है, 100% ये क्वेश्चंस पे आप फोकस करें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, देखते हैं। तो टॉक्सिक गैसेस यदि बातें बताई गई, टॉक्सिक यदि आपको पूछा जाए तो टॉक्सिक के केस में हम लोग CO2 को बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन टॉक्सिक के बारे यदि पूछा जाए तो नॉन टॉक्सिक में हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो है कि नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो टॉक्सिक गैस में हमारा CO2 आ गया, नॉन टॉक्सिक में हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ गया। देन आफ्टर एक नया टर्म है पॉइजनस गैस, ठीक है। पॉइजनस गैसेस के बारे यदि पूछा जाए तो इसमें हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस फ्यूम्स, आफ्टर डैम, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है। और इसके परमिसिबिलिटी लिमिट के बारे में बताया जाए तो ये 5 ppm होता है, ये 10 ppm सॉरी ये 50 ppm और ये 10 ppm तक मतलब इसका परमिसेबल लिमिट है माइंस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यदि इसी में यदि चर्चा किया जाए फ्लैमेबल गैस के बारे में,
फ्लैमेबल गैस जो कि हम नहीं इसमें डिस्कस किए हैं, लेकिन फ्लैमेबल के बारे में बता देते हैं। फ्लैमेबल फ्लैमेबल गैस में यदि बातें बताया जाए तो फ्लैमेबल गैस में हमारा होता है CO, CH4 और H2S। तीन गैस जो हमारा माइंस में फ्लैमेबल गैस होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन, कंबशन, एक्सप्लोजन एंड डिटोनेशन। तो ऑक्सीडेशन, कंबशन, एक्सप्लोजन एंड डिटोनेशन तीनों में स्पीड का वेरिएशन है, ठीक है। मतलब टाइम जो होता है ना, रेट, दर का भी डिफरेंस है। मतलब ये काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी स्लो प्रोसेस ऑक्सीडेशन, फिर कंबशन उससे थोड़ा ज़्यादा तेज प्रोसेस है, एक्सप्लोजन उससे ज़्यादा तेज, और डिटोनेशन काफ़ी इंस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें जो है टाइम लैग जो बोल सकते हैं, या तो इसके केमिकल रिएक्शन की दर, ये भी हम बोल सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। सबसे अप्रोप्रिएट होगा क्या इसको बोलने के लिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे स्लो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, फिर कंबशन आता है, फिर एक्सप्लोजन आता है, डिटोनेशन सबसे फास्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये सबसे फास्ट प्रोसेस होता है डिटोनेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछता ही